गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपना जो 7th चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें हम फास्फोरस के यौगिक है फॉस्फीन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने फॉस्फीन को बनाने के मेथड बता दिए थे, उसके लिए प्रयोगशाला विधि और सामान्य जो मेथड है किस प्रकार से फॉस्फीन को बनाया जाता है, और उसकी संरचना के बारे में हमने बात कर ली थी कि पिरामिडीय संरचना होती है। फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये बातें हमारी हो गई थी। अब अपन देखते हैं इसके गुणधर्म। पहले देखते हैं फॉस्फीन के भौतिक गुणधर्म। फॉस्फीन PH3 के भौतिक गुणधर्म। पहले भौतिक गुणधर्म देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फॉस्फीन का भौतिक गुणधर्म सबसे पहला तो ये एक रंगहीन और विषैली गैस है। रंगहीन है और विषैली है। पहले ही बताया था इनको पेंटाजन या पिकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विषैले पदार्थ बनाते हैं, विस्फोटक और विषैले पदार्थ, इस वजह से। और ये जो गैस है, इस गैस की क्या पहचान है कि इसमें मछली की गंध आती है। इसमें सड़ी हुई मछली की गंध आती है। जो स्मेल फिश में रहती है ना, सड़ी हुई मछली मर जाती है उसके बाद सड़ जाती है, वैसी स्मेल आती है इसमें। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। यह रंगहीन एक रंगहीन अत्यंत विषैली गैस है। अत्यंत विषैली गैस है। अच्छा गैस। और इसमें सड़ी मछली के समान गंध आती है। सड़ी मछली के समान गंध आती है। यह है जो जल में अल्प विलय होती है। जल में अल्प विलय, बहुत कम घुलती है, अल्प विलय होती है। अमोनिया जल में विलय होती है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण। अमोनिया जो जल में घुलनशील होती है, लेकिन ये जल में नहीं घुलती। फॉस्फीन है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती, इस वजह से जल में बहुत कम घुलनशील है। और ये उदासीन रहती है। यह लिटमस के प्रति उदासीन उदासीन होती है। ये वायु से भारी होती है। अमोनिया हल्की होती है वायु से, यह वायु से भारी होती है। और इसका ये है जो ये इस गैस का जो द्रवीकरण होता है वो 184 केल्विन ताप पर होता है। इसका द्रवीकरण 184 केल्विन ताप पर होता है। 184 केल्विन तक ठंडा करो इसको तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, और 139 केल्विन पर ठोस अवस्था में जाती है। 139 केल्विन पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। और क्या गुण है इसका? ये सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाती है। अपघटित हो जाती है, वह लाल फास्फोरस देती है।
लाल फास्फोरस बनाती है। तो ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज की? ये रंगहीन विषैली गैस है, इसमें सड़ी मछली की गंध आती है, जल में अल्प विलय होती है। ये तो भाई याद रखना, सड़ी मछली वाली गंध तो स्पेशल वो रहती है ना। जल में अल्प विलय रहती है, लिटमस के प्रति उदासीन होती है, वायु से भारी होती है, ठीक है ना, नीचे बैठती है मतलब। और इसका द्रवीकरण अपन 184 केल्विन पर कर सकते हैं। 184 केल्विन का मतलब हो गया माइनस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और 139 केल्विन पर ताप और कम करोगे तो ये ठोस अवस्था में बदल जाती है और सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर लाल फास्फोरस देती है, लाल फास्फोरस बनाती है ये। ठीक है भाई, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब देखिए रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बाद आता है इनके रासायनिक गुणधर्म। फॉस्फीन के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले आती है इसकी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति, ये अमोनिया से कम क्षारीय होती है, ये तो अपन देख ही चुके थे। वो भाई लॉन पेयर जो इजीली देता है वो अधिक क्षारीय होता है, तो अमोनिया इजीली दे देता है, डेंसिटी अधिक होती है। ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं तुम्हें, जब अपन ने इनके हाइड्राइड पी ब्लॉक के तत्वों के हाइड्राइडों के क्षारीय प्रवृत्ति का अध्ययन किया था तुलनात्मक, उस टाइम मैंने बता दिया था। और ये क्या करती है, हैलोजन अम्लों से क्रिया करके फास्फोनियम लवण बनाती है। क्षारीय प्रकृति का कैसे पता लगता है, PH3 है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, तो क्या बनेगा फास्फोनियम आयोडाइड PH4I, इसे अपन बोलते हैं फास्फोनियम आयोडाइड लवण, फास्फोनियम आयोडाइड। फास्फोनियम आयोडाइड लवण, तो इससे पता लगता है, देखो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, अम्ल, ये बन रहा है लवण, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षार, ये क्षारीय प्रकृति दर्शा रहा है। ठीक है ना भाई, इधर से H+ आयन ले लेता है तो PH4+ आयन बनते हैं, आयोडाइड आयन से क्रिया करता है, लवण बन जाता है फास्फोनियम आयोडाइड। तो ये अमोनिया से NH3 से कम क्षारीय है, NH3 से कम क्षारीय, ये क्या है, NH3 से कम क्षारीय है। इसके बाद दूसरा इसके गुण देखते हैं, स्थायित्व। तो ये जो वायु की अनुपस्थिति में 713 केल्विन पर अपघटित होकर लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन देता है। वायु की अनुपस्थिति में 713 केल्विन ताप पर अपघटित हो जाता है, अपघटित हो तापीय स्थायित्व, तो इसका तापीय स्थायित्व तो अधिक होता है, बाकी अमोनिया से तो कम होता है लेकिन बाकी से अधिक होता है। अपघटित हो लाल फास्फोरस देता है, लाल फास्फोरस देता है। कैसे होगी ये रिएक्शन, फॉस्फेन लो
713 केल्विन पर इसको गर्म कीजिए तो इसमें से लाल फास्फोरस, अपन को पता है फास्फोरस है जो P4 के रूप में रहता है, ये आपका रेड फास्फोरस हो गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब इसको संतुलित करो भाई, 4PH3 4 या 12 तो यहां जाएगा 6H2। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, स्थायित्व की व्याख्या हो गई। इसके बाद तीसरा आता है इसका क्लोरीन से क्रिया। Cl2 से क्रिया। हाँ भाई, क्लोरीन से क्रिया करके क्या देगा ये, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है। फॉस्फीन की क्रिया अपन PH3 की क्रिया कराओ क्लोरीन से तो देखो ये बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। PCl5 तीन हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो 3HCl। ठीक है, अब क्लोरीन देखो कितनी चाहिए, 5 और 3 8, इधर 4Cl2 लगा दूंगा। ठीक है भाई, ये आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्लोरीन से क्रिया करके ये अपन को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है। बनाने का मेथड हो गया। अगला जो टॉपिक है अपना फास्फोरस के हैलाइड ही है, उसमें अपन देखेंगे PCl3 और PCl5 के बारे में। तो PCl5 बनाने का मेथड भी हो गया। फॉस्फीन गैस की क्रिया क्लोरीन से कराओ तो आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले आगे के गुण देखते हैं। हाँ भाई, अब आती है इसकी चौथी प्रॉपर्टी, धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया, ये धातु लवणों से क्रिया करती है और उनके फास्फोइड बनाती है। धातुओं के क्या बनाती है, फास्फोइड बनाती है। धातु लवणों से क्रिया करके धातु फास्फोइड बनाएगी। धातु फास्फोइड, देखिए इसके एग्जांपल, जैसे इसकी क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं CuSO4। CuSO4 की क्रिया PH3 से, PH3 गैस को, फॉस्फीन गैस को कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा भाई, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, फास्फोरस की +3 होती है, तो कॉपर फॉस्फाइड बनेगा। कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Cu3P2। ये आपका क्या बन गया, कॉपर फॉस्फाइड या क्यूप्रिक फॉस्फाइड भी बोलते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, कॉपर की क्यूप्रिक फॉस्फाइड। ब्लैक PPTA, काला अवक्षेप प्राप्त होता है। साथ ही हाइड्रोजन है जो सल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक। अब देखिए यहां पर कॉपर के 3 वो चाहिए, 3CuSO4, यहां ये तो जाएगा 3H2SO4 और ये हो जाएगा आपकी 2PH3। हो गई संतुलित। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया फॉस्फीन गैस से कराने पर अपने को क्यूप्रिक फॉस्फाइड का ब्लैक PPT काला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो कॉपर सल्फेट विलयन हो गया। अब मर्क्यूरिक क्लोराइड से इसकी क्रिया कराते हैं, HgCl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड से इसकी क्रिया कराते हैं तो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनेगा ऐसे ही,
Hg3P2 मर्क्यूरी क्लोराइड, तो ये 3HgCl2 हो जाएगा। हाइड्रोजन है जो क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना लेगा, तो यहां पर देखो 3 दूनी 6, तो ये भी 2PH3 करना पड़ेगा, तो 6HCl हो जाएगा। ये आपका मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन गया, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, ठीक है ना। धातु फॉस्फाइड बनाता है, तो ये मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बना रहा है। इसके बाद अगला लेते हैं अपन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराएंगे PH3 से, वो ही Ag की वैलेंसी क्या है +1, फास्फोरस की 3 है, तो क्या बनेगा सिल्वर फॉस्फाइड बनेगा, बनने को तो Ag3P ये बनेगा। इनकी वैलेंसी +2 थी, इसलिए फॉर्मूला ये बना। Ag की वैलेंसी यहां पर +1 है, इसलिए Ag3P प्लस ये क्या बन जाएगा HNO3। अब इनको संतुलित कर लो, 3AgNO3, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन है, 3HNO3, ये बन गया इसका, ये आपका सिल्वर फॉस्फोरेट। तो पता लग गया, धातु लवणों से क्रिया कराते हैं तो अपन को धातु फॉस्फोराइड मिलते हैं और अम्ल मिल जाते हैं, उनके अम्ल मिल जाते हैं जिसका लवण लिया है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब देखिए अगली अभिक्रिया योगात्मक यौगिकों का निर्माण, कितनी होगी 4, 5वीं है योगात्मक यौगिकों का निर्माण। योगात्मक यौगिक जैसे निर्जल AlCl3 या SnCl4 की क्रिया कराते हैं, इससे AlCl3, इसकी क्रिया फॉस्फीन से कराते हैं अपन, तो अपन को AlCl3.2PH3 प्राप्त होता है योगात्मक यौगिक। ये आपको योगात्मक यौगिक मिल जाता है। या ऐसे ही SnCl4 की क्रिया कराते हैं PH3 से, तो भी आपको यही प्राप्त होगा योगात्मक यौगिक SnCl4.2PH3। या इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं Cu2Cl2 से, तो भी हमको योगात्मक यौगिक मिलेगा इसका 2CuCl PH3, ये यौगिक मिलता है। ये अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में होती है, तो ये योगात्मक यौगिक बनाते हैं। देखो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, इनमें फॉस्फीन गैस सीधे सीधे ऐड हो जाती है, तो योगात्मक यौगिक बन जाता है। इसके बाद देखो इसकी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया, N2O से क्रिया। जैसे ही हम N2O से इसकी क्रिया कराते हैं विद्युत आर्क की उपस्थिति में,
तो विस्फोट के साथ ये गैस जलती है और नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। N2O की क्रिया फॉस्फीन से कराई जाती है विद्युत आर्क की उपस्थिति में। विद्युत आर्क, तो ये विस्फोट के साथ जलती है, फास्फोरिक अम्ल बनता है H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल बनता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि भी समझ लो इसको। तो ये आपके क्या हो गए, N2O से क्रिया। एक और रिएक्शन बची है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, वो और देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। छठी रिएक्शन है HNO3 से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में आने पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये जलना शुरू हो जाती है। फॉस्फीन गैस है जो जलना शुरू हो जाती है, PH3 जलना शुरू हो जाती है। किस प्रकार से जलती है वो देखो। आपको पता है नाइट्रिक अम्ल का जब अपन ने अपघटन किया था तो देखिए क्या क्या बना था अपन को, H2O, 2NO2 और एक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन मिली थी। अब ये नवजात ऑक्सीजन है जो इससे क्रिया करती है फास्फोरिक अम्ल से, PH3 से, और इसको जलना प्रारंभ करती है। तो ये बनाती है P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, और साथ ही आपके H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए तो H2O बनेगा। अब इसको देखो संतुलित कर लीजिए। P2O5, यहां पर ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको, 3 है, ये 2 करोगे तो ये 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई, तो यहाँ पर 3H2O, ऑक्सीजन 5 और 3 8 नवजात ऑक्सीजन चाहिए, तो इस समीकरण को हमें 8 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन एटम कितने चाहिए, 8, तो 8 से गुणा करना पड़ेगा अपन को इस समीकरण को। इसके बाद जो टोटल हमारी इक्वेशन बनेगी तो उसमें से देखो 8 से 8 कट जाएंगे और इधर आपका H2O देखो, H2O जुड़ जाएंगे, 8 और 3 11 H2O हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन बनेगी 2PH3, नाइट्रिक अम्ल के 8 दूनी 16 HNO3, ये तो खत्म ही हो गए, और P2O5 8 दूनी 16 NO2, और 8 और 3 11 H2O, ये इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है ना। टोटल ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया की इक्वेशन होगी, नेट रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपन इसका फॉस्फीन का उपयोग, फॉस्फीन का कहाँ उपयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रासायनिक गुण खत्म हो गए। अब इसके उपयोग देखेंगे। तो इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है, उसी पर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट उपयोग है। फॉस्फीन गैस का उपयोग होम्स सिग्नल के रूप में किया जाता है। होम्स सिग्नलों में इसका उपयोग होम्स सिग्नल में किया जाता है। अब ये होम सिग्नल क्या है कि समुद्र में जो जहाज चलते हैं, तो ये जहाज, समुद्री जो जहाज रहते हैं, अगर किसी खतरे में फंस जाते हैं या ये कहीं पर फंस जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरे जहाजों को संकेत देने के लिए या हेल्प के लिए, मदद के लिए, ये समुद्र में कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड की पोटली फेंकते हैं। किस किस की पोटली फेंकते हैं? कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये तो आपका क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, और दूसरी फेंकते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड की, तो Ca3P2, ये आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है। इन दोनों की पोटली फेंकते हैं, इन दोनों का मिक्सचर फेंकते हैं, फॉस्फाइड। जैसे ये समुद्र में जाते हैं तो समुद्री जल से ये क्रिया करते हैं। कैल्शियम तो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस। और जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, एसिटिलीन गैस, C2H2, एसिटिलीन। ऐसे यहां पर कैल्शियम तो OH आयनों से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो आपका फास्फोरस है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है, PH3। अब देखना आप, इनको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, ये हो गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जरूर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें 2 तो यहाँ काम आ गई, पर ये 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 ये हो जाएगा आपका 3 दूनी, और ये फॉस्फोरस 2 है तो 2PH3, 3 दूनी 6, ये भी 6, 6 से 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 6H2, ठीक है भाई, ये संतुलित होगी। अब होता क्या है, देखिए समुद्री जहाज से क्या क्या फेंका गया, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फोराइड का मिश्रण पानी में फेंक दिया, दोनों ने जल से क्रिया करी और एसिटिलीन गैस और फॉस्फीन गैस मुक्त हुई। ये दोनों गैस मिलकर कौन कौन सी, एसिटिलीन और फॉस्फीन गैस मिलकर आग प्लस धुएं का गुबार उत्पन्न करती हैं। ये आग प्लस धुएं का गुबार, ये क्या है आपका, होम्स सिग्नल है, होम्स सिग्नल। अब दूर से कोई जहाज जा रहा होगा तो वो क्या है, धुएं का जब गुबार देखा गया तो वो समझ जाता है कि वहां पर कोई जहाज है जो मुसीबत में है, खतरे में है, तो उस जहाज तक हेल्प पहुंच जाती है। तो समुद्री जहाज में हेल्प के लिए, खतरे में जब वो रहते हैं तो संकेत के लिए ये कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड काम में आते हैं। फॉस्फीन गैस और एसिटिलीन गैस मिलकर आग और धुएं का गुबार उत्पन्न करती है, वही क्या है आपका, होम्स सिग्नल है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आता है कि होम्स सिग्नल कैसे उत्पन्न होते हैं।
या वो पूछ सकता है कि क्या क्या रहता है होम सिग्नल में, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फोराइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहां पर आपका ये फॉस्फीन गैस खत्म हो गई। फॉस्फीन के आज अपन ने भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग देखा, एक महत्वपूर्ण उपयोग जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन जो शुरू कर रहे हैं वो है फास्फोरस के हैलाइड। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस है जो दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, PX3 और PX5 प्रकार के। PX3 और PX5 प्रकार के। फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। फास्फोरस है जो दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। PX3 प्रकार के जैसे PCl3 और दूसरा PX5 जैसे PCl5। तो अपन को इन दोनों को ही पढ़ना है। अगली क्लास में हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के निर्माण की विधियां, इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म देखेंगे दोनों की में। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए।